सिविल इंजीनियरिंग में एक बिल्डिंग बनाने के लिए भी प्लानिंग का एक अलग से डिपार्टमेंट होता है। तो सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद क्या आपने अपने करियर की प्लानिंग की? हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू चूज सुटेबल जॉब लाइन आफ्टर सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं और हम कैसे चुनें कि हमारे लिए सुटेबल ऑप्शन कौन सा है। क्योंकि होता क्या है कि शुरू में हम जल्दबाजी में किसी भी लाइन को पकड़ लेते हैं। जैसे कुछ लोग कोई भी साइड जॉब पकड़ लेते हैं, लेकिन बाद में जब कई साल गुजर जाते हैं तो हमें लगता है कि हमें ऑफिशियल जॉब में होना चाहिए था। और कभी कभी इसका उल्टा भी होता है। और इस तरह कई साल गुजरने के बाद फील्ड चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपकी सैलरी बहुत बढ़ चुकी होती है। तो ऐसा ना हो इसलिए आपको ये शुरू ही में डिसाइड कर लेना चाहिए, या किसी भी जॉब के पहले साल में डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपके लिए परफेक्ट लाइन कौन सी है। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, देयर आर एटलीस्ट 4 फैक्टर्स which you should consider before choosing a job line. फर्स्ट है इंटरेस्ट। तो यहाँ सबसे पहले हम सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद आपके सामने कौन कौन सी फील्ड्स होती हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है, इंजीनियर्स किस तरह काम करते हैं, वगैरह वगैरह, ताकि आप ये चुन सकें कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। फिर सेकंड है स्ट्रेंथ। क्योंकि हर फील्ड के लिए एक सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन होता है जो आप बीटेक या डिप्लोमा में पढ़कर आए होंगे। तो आपको ये देखना है कि आपकी पकड़ उस सब्जेक्ट पर कैसी है। क्योंकि मुमकिन है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग में आना चाहते हैं, लेकिन उनकी पकड़ स्ट्रक्चरल एनालिसिस पर अच्छी नहीं होती, तो ये मिसमैचिंग हो जाती है। तो ये मिसमैचिंग ना हो, ये आपको शुरू में ही ध्यान रखना पड़ता है। फिर थर्ड नंबर पर है पर्सनैलिटी फैक्टर। यहाँ पर हम साइड जॉब वर्सेस ऑफिशियल जॉब का कंपैरिजन करेंगे। क्योंकि कुछ लोगों को उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से साइड जॉब सूट करती है, कुछ को ऑफिशियल जॉब सूट करती है। तो उन दोनों के क्या क्या फैक्टर्स हैं, ये हम आपको यहाँ बताएंगे। फिर चौथे नंबर पर है अपॉर्चुनिटीज़, यानी नंबर ऑफ वैकेंसीज। यानी मुमकिन है कि कोई फील्ड आपको पसंद आ जाए आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, उस पर आपकी पकड़ भी अच्छी हो, पर्सनैलिटी भी आपकी सूट करती हो, लेकिन अगर मार्केट में उसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है, अपॉर्चुनिटी कम है, तो ये सब कुछ ज़ीरो हो जाता है। तो इस चीज़ को भी आपको शुरू में अपने ध्यान में रखकर चलना होगा। तो अब बात करते हैं फील्ड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद ब्रॉडली दो तरह की फील्ड्स होती हैं, एक बिल्डिंग, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्डिंग में आपका रेसिडेंशियल और नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग आती हैं, और इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे अपने लेक्चर इंट्रोडक्शन टू स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है आपका हैवी कंस्ट्रक्शन, हैवी इंजीनियरिंग। इसके अंदर भी अब 6 फील्ड्स होती हैं। पहला ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, देन ब्रिज इंजीनियरिंग, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एनर्जी, जिसमें आपके पावर प्लांट्स आते हैं, एंड टावर्स एंड टेलीकॉम, जिसके अंदर आपके कम्युनिकेशन टावर आते हैं, ट्रसेस आते हैं जो आपने प्रगति मैदान में वर्ल्ड ट्रेड फेयर में देखे होंगे। इसके अलावा जो अम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क में स्टील स्ट्रक्चर्स हैं, वो सब टावर्स के अंदर आते हैं। तो कुल मिलाकर ये 7 फील्ड्स हो गई। अब इनमें से हर एक फील्ड के अंदर 6 तरह के इंजीनियर्स काम करते हैं, यानी बिल्डिंग डिपार्टमेंट में भी, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में भी, और इन सभी में। या आप ये कह सकते हैं इनमें से हर एक फील्ड के अंदर अब 6 सब डिपार्टमेंट होते हैं। अब उनकी बात करते हैं। डिफरेंट जॉब प्रोफाइल इन ईच फील्ड और सब डिपार्टमेंट। तो पहला डिपार्टमेंट जो होता है वो होता है प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, देन एग्जीक्यूशन, तीसरा क्वांटिटी सर्वेयर, देन क्वालिटी कंट्रोल, देन डिज़ाइन इंजीनियर, एंड लास्ट में जियो टेक्निकल इंजीनियर। यानी आप बिल्डिंग डिपार्टमेंट की बात करें या ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की बात करें, ब्रिज इंजीनियरिंग की बात करें, एनर्जी या कम्युनिकेशन टावर से किसी भी फील्ड की बात करें जो हमने आपको ऊपर बताई हैं, उनमें से हर एक फील्ड के अंदर ये 6 छोटे डिपार्टमेंट होंगे और ये 6 तरह के इंजीनियर उसमें काम करेंगे। तो अब इन इंजीनियर्स की क्या जॉब प्रोफाइल होती है उसकी बात करते हैं, और उनसे रिलेटेड जो सब्जेक्ट स्पेशलिटी है वो बताते हैं आप। तो ये है पोस्टिंग, सब डिपार्टमेंट, देन जॉब प्रोफाइल, देन सब्जेक्ट स्पेशलिटी। तो पहला है प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। इसमें जो इंजीनियर्स होते हैं
उनकी प्रोफाइल जॉब प्रोफाइल होती है डिटरमाइनिंग एंड डेवलपिंग मोस्ट सुटेबल एंड इकोनॉमिकल कंस्ट्रक्शन मेथड। यानी अगर कहीं पर कंस्ट्रक्शन होना है तो उस कंस्ट्रक्शन में कौन सा मेथड यूज़ किया जाए। आपने कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर डिफरेंट टाइप के कंस्ट्रक्शन मेथड पढ़े होंगे, तो कौन सा मेथड यूज़ किया जाए जो ज़्यादा सुटेबल हो वहाँ के लिए और ज़्यादा इकोनॉमिकल पड़े। या मिसाल के तौर पर जैसे हमें जेसीबी एक इम्पॉर्टेंट टूल है कंस्ट्रक्शन का, उसको हायर करना है या परचेस करना है ये डिसाइड करना होता है। इसके अलावा बाकी टूल्स के बारे में भी यही हमें देखना होता है। अब रेडी मिक्स कंक्रीट है, उसको ऑर्डर करके मंगवाना है या साइट पर ही वो तैयार करना है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के अंदर आती हैं, वो तय करते हैं सुटेबिलिटी और अचीव करने की कोशिश करते हैं इकोनॉमी को। ये वन लाइन जॉब डिस्क्रिप्शन है, वन लाइन जॉब डिस्क्रिप्शन, और ये शॉर्ट में हमने आपको बताया है और इतना ही काफ़ी है आपके समझने के लिए। सेकंड है आपका एग्जीक्यूशन और साइट इंजीनियर। अच्छा, इसमें हम आपको ये भी बता दें, अगर इस लाइन में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपकी कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो अब बात करते हैं एग्जीक्यूशन और साइट इंजीनियर। तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो होता है उसका जो काम होता है वो होता है लेआउट कराना, एक्सकेवेशन कराना और सुपरवाइज करना जो उसके नीचे फोरमैन होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, लेबर होते हैं, उन सबको, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि काम को टाइम पर करके हम पूरा दे रहे हैं या नहीं। इसके लिए उसे सर्वे की नॉलेज होनी चाहिए अच्छी खासी, और जो आपका डिप्लोमा या बीटेक करने के बाद जो मतलब फ्रेशर होते हैं वो सफिशिएंट रहता है, कोई सब्जेक्ट की खास स्पेशलिटी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, बाकी आप फील्ड में सीख जाते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में आपको सीखने के साथ साथ आपको किताबों से भी रेफरेंस लेते रहना पड़ता है। अब थर्ड नंबर पर है क्वांटिटी सर्वेयर। इसमें होता है टू मैनेज कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी किसी कॉन्ट्रैक्टर को अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो उसे तो नहीं मालूम ना कि उसे कितने पैसे बताने चाहिए आने वाले अगले क्लाइंट को। तो ये क्वांटिटी सर्वेयर उसके साथ होता है, वो बताता है कि सर ये बिल्डिंग की कॉस्ट इतनी है, इसमें स्टील की कॉस्ट इतनी है, आपके ब्रिक्स की कॉस्ट इतनी है, सब मिलाकर इतना है और आपका मुनाफा इतना है, तो आप इतना आगे बता दीजिए। और प्रिपेयरिंग बीबीएस बार बेंडिंग शेड्यूल को तैयार करना होता है, और जितने भी बिल ऑफ क्वांटिटीज हैं उन सबका लेखा जोखा ये क्वांटिटी सर्वेयर करता है। इसके लिए आपको एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद आता है क्वालिटी कंट्रोल। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि टू टेस्ट द क्वालिटी ऑफ सीमेंट, कंक्रीट एंड अदर मटेरियल्स एंड सर्विसेज। तो इनका काम होता है कि कंस्ट्रक्शन में जितने भी मटेरियल यूज़ किए जा रहे हैं उनकी क्वालिटी को टेस्ट करना और उनको पास या फेल करना। तो ये इनका जिम्मेदारी होती है। जैसे कि एक सीमेंट पर डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं, कंक्रीट पर डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं। इसके लिए कंक्रीट टेक्नोलॉजी की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए और साथ साथ कंस्ट्रक्शन मटेरियल का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद आता है डिज़ाइन इंजीनियर। डिज़ाइन इंजीनियर ये दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर होता है, एक दूसरा डिज़ाइन इंजीनियर होता है जो हाईवे डिज़ाइन करता है या किसी मिक्स को डिज़ाइन करता है। तो इनकी जॉब प्रोफाइल होती है एंश्योर डिज़ाइन एंड प्रोवाइडिंग जीएफसी ड्राइंग, यानी गुड फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग को प्रिपेयर करके साइट पर भेजना जिससे कंस्ट्रक्शन किया जा सके। उस गुड फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग को प्रिपेयर करने के लिए इन्हें डिज़ाइन करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है। उसके लिए डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जैसे कि बिल्डिंग डिज़ाइनिंग में हम करते हैं ईटैप, स्टैट प्रो, स्ट्रैप, सेप, सेफ, ये सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। टेक्ला एंड रिवेट का भी यूज़ करते हैं। तो इसके लिए जो स्पेशलिटी है सब्जेक्ट वो है स्ट्रक्चरल एनालिसिस, डिज़ाइन ऑफ आरसीसी और डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। मतलब ये तीन तो कॉमन सब्जेक्ट हैं जो आपको एक बिल्डिंग डिज़ाइन करने वाले एक इंजीनियर को, स्ट्रक्चरल इंजीनियर को आने चाहिए। और अगर आप कोई हाईवे में है तो उसके लिए उसको ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की नॉलेज होनी चाहिए। अब इसके बाद आता है जियो टेक्निकल इंजीनियर। अब आप कोई भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, चाहे वो आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग हो या फिर बिल्डिंग डिज़ाइन करना, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो या एनर्जी प्लांट्स का हो, कुछ भी हो, सभी के लिए सॉइल टेस्टिंग तो ज़रूरी है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो आपका सॉइल के ऊपर होगा, सॉइल के अंदर होगा फाउंडेशन। तो सॉइल टेस्ट के लिए सॉइल मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए आपको सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। उनकी जो प्रोफाइल क्या होती है, वो साइट पर जाते हैं और वहाँ डिफरेंट जगह पर बोर होल करते हैं और सॉइल के लैब टेस्ट करते हैं, फील्ड टेस्ट करते हैं, और फिर सॉइल की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एन वैल्यूज़, शेयर स्ट्रेंथ वगैरह, इन सब को एक रिपोर्ट में तैयार करके देते हैं ताकि कि फाउंडेशन डिज़ाइन किया जा सके। तो इस तरह से दोस्तों हमने आपके सामने डिफरेंट टाइप की जो जॉब प्रोफाइल थी इंजीनियर्स की वो सब रख दी। अब हम बात करते हैं, अब होता क्या है
कि जो सब्जेक्ट अभी हमने आपको बताए हैं वो तो कॉमन सब्जेक्ट हैं उन जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी सब्जेक्ट स्पेशलिटी होती है जो डिपेंड करते हैं आपके लाइन के ऊपर। यानी अगर आप ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में जा रहे हैं तो आपको ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे हाईवे के लिए हाईवे, रेलवे एंड एयरपोर्ट। ब्रिज में अगर आप जा रहे हैं तो ब्रिज के अंदर अगर आप डिज़ाइन वाले डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो आपको स्ट्रक्चरल एनालिसिस की तो नॉलेज होनी ही चाहिए, साथ साथ आपको ब्रिज इंजीनियरिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए। मतलब ये एडिशनल सब्जेक्ट हैं जो कि डिपेंड करते हैं आपकी फील्ड के ऊपर। वाटर सप्लाई में फ्लड मैकेनिक्स, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, ये कॉमन है इन दोनों में। इसके अलावा अगर आप एनर्जी में जाते हैं तो हाइड्रोलिक्स की नॉलेज होनी चाहिए आपको। टावर्स एंड टेलीकॉम में जाते हैं तो स्टील स्ट्रक्चर की नॉलेज होनी चाहिए। अब टावर्स एंड टेलीकॉम के अगर आप डिज़ाइन वाले डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो आपको स्ट्रक्चरल एनालिसिस की तो नॉलेज होनी ही चाहिए, साथ साथ आपको स्टील स्ट्रक्चर की भी नॉलेज होनी चाहिए। अगर टावर्स एंड टेलीकॉम के अगर आप कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट वाले डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, मैनेजमेंट वाले डिपार्टमेंट में, तो उसमें आपको कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की तो नॉलेज होनी ही चाहिए, साथ साथ आपको स्टील स्ट्रक्चर के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट मटेरियल है जो कि टावर्स एंड टेलीकॉम में यूज़ होता है। तो इस तरह से आपको इन सब्जेक्ट की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको सबसे पहले फील्ड्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग बता दी। उसके बाद हर फील्ड के अंदर जो डिफरेंट जॉब प्रोफाइल वाले इंजीनियर्स होते हैं उनकी जॉब प्रोफाइल बता दी। इसके बाद जो एडिशनल सब्जेक्ट स्पेशलिटी है वो आपको बता दी। अब हम बात करते हैं तीसरे फैक्टर की जो पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। यानी हर फील्ड के अंदर एक साइड जॉब होती है, एक ऑफिशियल जॉब होती है, ये मान के चलिए कुछ फील्ड्स को छोड़कर। जैसे कि स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग एक प्योरली ऑफिशियल जॉब है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एक प्योरली साइड जॉब है। लेकिन इसके अलावा बहुत सी जॉब्स ऐसी हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में जहाँ पर साइड जॉब का भी ऑप्शन है, ऑफिशियल जॉब का भी। जैसे कि अगर हम बात करें क्वांटिटी सर्वेयर की, तो एक ऑफिस में भी होता है जो एज पर ड्राइंग शेड्यूल तैयार करता है, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग करता है, और एक साइट पर भी होता है, और इनके ऊपर फिर एक और इंजीनियर होता है जो साइट एंड ऑफिस दोनों को रिपोर्ट करता है। तो अब आपके सामने ये एक चुनने का मौका रहता है कि आप साइड जॉब में जाना चाहते हैं या ऑफिशियल जॉब में। तो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो हम आपको बताते हैं। साइड जॉब में जो सबसे पहला फैक्टर है वो है अवे फ्रॉम होम टाउन। ज़्यादातर साइट्स जो होती हैं वो शहर के किनारों पर होती हैं, क्योंकि शहर तो डेवलप हो चुका, दिल्ली डेवलप हो चुकी, अब काम एनसीआर में होगा, एनसीआर डेवलप हो चुका, अब काम उसके इर्द गिर्द होगा। तो जो लोग दिल्ली के अंदर रह रहे हैं तो वो शहर के किनारे पर जाएंगे, तो वहाँ पर कन्वेंस की प्रॉब्लम होती है शहर से बाहर जाने में। तो एक तो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस हो जाती है, कई बार वहाँ मेट्रो एक्सेस नहीं रहता या बस का एक्सेस नहीं रहता, तो ज़्यादातर लोगों को साइट पर रहना पड़ता है। साइट पर कुछ कंपनी साइट पर रिहाइश प्रोवाइड करती हैं, खाना रहना, लेकिन फिर वहाँ क्वालिटी का भी मैटर आ जाता है। जाहिर सी बात है अगर आप घर से अप डाउन कर रहे हैं और साइट पर रह रहे हैं तो दोनों में फ़र्क तो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि जो फैमिली वाले होते हैं वो अपनी फैमिली को तो साइट पर नहीं रख सकते। और ये अगर शुरुआती तौर में मैं आपको बता रहा हूँ, बाद में किसी का प्रमोशन हो जाए, तरक्की हो जाए, तो फिर पैसा है तो फिर बहुत कुछ कर सकते हैं। ऑफिशियल जॉब की बात करें तो यहाँ पर स्टार्टिंग लेवल से ही ये मोस्ट लाइकली नियर टू होम डिस्टेंस पर ऑफिस होते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर ऑफिस जो होते हैं कमर्शियल और रेसिडेंस एरिया में होते हैं। जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो रेसिडेंस एरिया में होते हैं, जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो कमर्शियल एरिया में होती हैं, और ये सब शहर के अंदर होते हैं, मेट्रो की डिस्टेंस पर होते हैं, मेट्रो का एक्सेस रहता है, बस का एक्सेस रहता है, तो यहाँ पर ये आसानी रहती है। साइड जॉब 10 से 12 घंटे की ड्यूटी होती है, लेस हॉलीडेज होती हैं, इवन संडे भी वर्किंग करना पड़ता है, कई बार आपको नाइट शिफ्ट भी लगानी पड़ जाती है। जहाँ ऑफिशियल जॉब की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 8 घंटे की ड्यूटी होती है, कई जगह 7.5 घंटे की भी होती है, इससे कम भी। ज़्यादा हॉलीडेज रहती हैं, सेकंड सैटरडे ऑफ रहता है, और बहुत जगहों पर चारों सैटरडे भी ऑफ रहते हैं। अब हम साइड जॉब का जो तीसरा फैक्टर है वो है नो वाइट कॉलर जॉब। ये वाइट कॉलर जॉब नहीं है, यहाँ इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज होती है, क्योंकि आपको रहना पड़ता है उन लोगों के साथ जो एकेडमिक बैकग्राउंड वाले नहीं हैं, जैसे कि फोरमैन, सुपरवाइजर, लेबर वगैरह। तो वो आपकी तरह नहीं ढलते, आपको उनकी तरह अपनी लैंग्वेज को ढालना पड़ता है उनसे काम करवाने के लिए। तो इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ होती है, रफ एटमॉस्फेयर रहता है वहाँ पर, कभी धूप है, कभी छाँव है, कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, बरसात है। जहाँ ऑफिस की अगर हम बात करें तो ये वाइट कॉलर जॉब है, फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ होती है, फेयर एटमॉस्फेयर रहता है, एसी में बैठ के आपको काम करना है। लेकिन साइड जॉब का जहाँ हम एक पॉजिटिव चीज़ें कुछ स्टूडेंट्स के लिए हो सकती हैं वो है अवे फ्रॉम बुक्स। यानी साइड जॉब में क्या होता है कि आपको किताबों से आपका कोई वास्ता नहीं रहता है बहुत ज़्यादा,
आपको किताबों से बार बार रेफरेंस लेना नहीं पड़ता है, साइट पर जो सीख रहे हैं वही आपके काम आ रहा है। लेकिन ऑफिशियल जॉब की बात करें तो यहाँ आपको बुक से रेफरेंस लेते रहना पड़ता है। जैसे स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग की मैं बात करूँ, उसमें आपको कोर्स पढ़ते रहने पड़ते हैं। तो एक तरह से कुछ ऑफिस में लाइब्रेरी भी रहती है। अब इसके बाद है साइड जॉब का जो दूसरा पॉजिटिव फैक्टर है, वो है यूनिवर्सल फैक्टर फिजिकली बीइंग हेल्थी। साइड में आप एक जगह यहाँ हो, कल वहाँ हो, और साइड पर इधर से अदर आप टहलना आपका होता रहता है किसी काम की वजह से, तो आप फिजिकली हेल्दी रहते हैं। लेकिन ऑफिशियल जॉब की अगर हम बात करें तो एक जगह कंप्यूटर पर 8 घंटे अगर बैठोगे आप, तो जाहिर सी बात है उसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट आपको होंगे, चाहे आप कितनी ही प्रिकॉशंस लेकर चलें। तो ये एक तरह से डीमेरिट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस डीमेरिट की वजह से काम छोड़ दिया जाए। अगर आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में है तो आप इस फील्ड में काम कर सकते हैं। हेल्थ का ख्याल रखना तो इंसान का एक पर्सनल मैटर भी है। अब इसके बाद लास्ट चीज़ है सैलरी। इस पर आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि साइड जॉब पर सैलरी ज़्यादा है या ऑफिशियल जॉब पर ज़्यादा, लेकिन मैं यहाँ कहूँगा कि सैलरी हो या हाइक हो, ग्रोथ हो, प्रमोशन हो, ये नॉट कंपेरेबल है। इट डिपेंड्स अपॉन योर वर्क प्रोजेक्ट एंड अपॉर्चुनिटी। आप किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट की मार्केट वैल्यू क्या है, अपॉर्चुनिटी किस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, तो ये कंपेरेबल नहीं होता है। आप दोनों जगह पर अच्छा हाइक ले सकते हैं, अच्छा प्रमोशन ले सकते हैं, दोनों जगह पर आप बिजनेस कर सकते हैं। यानी साइड जॉब पर काम सीखने के बाद आप अपने छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट लेना शुरू कर सकते हैं, और ऑफिशियल जॉब में भी काम सीखने के बाद आप एज ए कंसल्टेंट काम कर सकते हैं। तो इस तरह से ये था साइड जॉब वर्सेस ऑफिशियल जॉब का कंपैरिजन। अब दोस्तों हमने आपके सामने तीनों फैक्टर्स रख दिए हैं। सबसे पहले हमने इंटरेस्ट रखा, जिसमें हमने आपको फील्ड्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग बताई। उसके बाद हमने उन हर एक फील्ड के अंदर जो सब डिपार्टमेंट होते हैं वो आपको बताया, और उन डिपार्टमेंट में काम करने वाले इंजीनियर की जॉब प्रोफाइल क्या होती है वो आपको बताई। फिर उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट स्पेशलिटी होती है वो आपको बताया। फिर जो एडिशनल सब्जेक्ट स्पेशलिटी है वो आपको बताई। उसके बाद हमने आपको बताया साइड जॉब वर्सेस ऑफिशियल जॉब का कंपैरिजन। अब लास्ट में है अपॉर्चुनिटीज। अब मान लीजिए कि अगर आप इन तीन फैक्टर्स के हिसाब से कोई जॉब चुन लेते हैं, और वो जॉब बिल्डिंग में है, कंस्ट्रक्शन में, एज ए साइट इंजीनियर या स्ट्रक्चरल डिजाइन इंजीनियर, क्वांटिटी सर्वेयर, क्वालिटी कंट्रोल, तो इसमें आप नंबर ऑफ वैकेंसीज नॉर्मली ज़्यादा रहती हैं, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर आप एनर्जी वाले डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, तो एनर्जी वाले डिपार्टमेंट में दिक्कत क्या होती है कि वो, जैसे कि आपका इंडियन ऑयल पेट्रोलियम है, भेल है, एनटीपीसी है, ये ज़्यादातर क्या करते हैं कि जो गेट स्कोर, जो स्टूडेंट्स गेट को क्लियर किए होते हैं उनका गेट स्कोर से उनको डायरेक्टली हायर कर लेते हैं। कई बार डायरेक्ट इंटरव्यू भी लेते हैं, लेकिन नॉर्मली इनमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कम रहती हैं मुकाबले बिल्डिंग के डिपार्टमेंट के। तो ये दिक्कत आ जाती है। तो शुरू में तो आप किसी भी लाइन को ज्वाइन कर लो, किसी भी लाइन में घुस जाइए, और उसके बाद पहले साल में फिर आप डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सी लाइन पकड़नी है, और धीरे धीरे अपनी लाइन को उस लाइन से जोड़ने की कोशिश कीजिए, यानी उस लाइन में आने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर आप पहले से माइंड मेकअप करके नहीं रखेंगे तो साल ऐसे ही गुजर जाएगा, 2 साल गुजर जाएंगे, फिर आप उसी में रह जाएंगे। फिर बाद में होता है क्या है कि मुझे बहुत सारे इंजीनियर मिलते हैं इस तरह के, कि वो कहते हैं 8 साल उन्होंने काम कर लिया है साइड जॉब पर, अब बाद में वो फिर डिज़ाइनिंग में आना चाहते हैं, तो फिर तो बहुत देर हो जाती है। सैलरी भी बढ़ चुकी होती है, जब तक फिर वापस कम सैलरी पर आदमी नहीं आ पाता है, खर्चे बढ़ जाते हैं। कई बार लोग ऑफिस में काम करने के बाद सोचते हैं कि भाई नहीं, हम तो साइट के हिसाब से परफेक्ट थे यार, यहाँ ऑफिस में तो बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस रहती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है। वो इसलिए क्योंकि उनका इंटरेस्ट है बुक्स में नहीं होता है, मैथ्स में नहीं होता है, ज़्यादा किताबों में नहीं होता है, डिज़ाइनिंग वगैरह करने में। तो ये हर स्टूडेंट्स के हिसाब से डिफ़र करता है, आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से डिफ़र करता है, आप क्या चाहते हैं आपके हिसाब से डिफ़र करता है। हर किसी के लिए हर लाइन जो है स्पेशल है, वो डिपेंड करती है आपकी स्पेशलिटी के ऊपर। जब आपकी स्पेशलिटी और उस फील्ड की स्पेशलिटी आपस में कॉन्साइड कर जाते हैं तो वो फील्ड आपके लिए परफेक्ट हो जाती है। तो ये चूज़ करने के लिए आपको पहले ही प्लानिंग करनी पड़ती है, क्योंकि बिल्डिंग भी डिज़ाइन करते हैं तो उसमें भी प्लानिंग का डिपार्टमेंट है। आप अपना यहाँ कैरियर डिज़ाइन कर रहे हैं तो उस कैरियर बना रहे हैं तो उस कैरियर की भी तो प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी ना। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये वीडियो लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कन्फ्यूज़न है, या आप हमें हमसे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सवालात रखना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, और हमसे मीटिंग ऐप के थ्रू हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हमें खुशी होगी अगर हम आपको सही गाइडेंस दे सके, और ये बिल्कुल फ्री है। तो दोस्तों अब विदा लेते हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, गुड बाय।